हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और खूब मन लगा करके अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैं अदा करना चाहूँगी। चैनल को इतना सारा प्यार दिया आपने, उसके लिए। और आगे हम बात कर लेते हैं। ये वीडियो हम आज जो लेकर आए हैं वो किन लोगों के लिए है। तो ये जो है आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्ज़ाम होता है MPPSC द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है, वो पेपर हम कर चुके हैं इसके पहले। और अब हम जो करने वाले हैं वो है MPPSC का फॉरेस्ट मेंस का 2024 का पेपर है ना। इसका हमने पार्ट ए कर लिया है। अभी जो है हम इस वीडियो में पार्ट बी करने वाले हैं। और पार्ट ए के अंतर्गत हमने क्या किया था, 10 क्वेश्चंस को डीप में एनालिसिस किया था, उनसे संबंधित सारे फैक्ट जो है हमने कवर किए थे। ठीक है, तो उसके बाद में हम आज पार्ट बी करने वाले हैं। और पार्ट बी में भी 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक का हम डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। और उसके बाद जो है हम अगले वीडियो में पार्ट सी के अंतर्गत क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर क्वेश्चन नंबर 30 तक का एनालिसिस करेंगे। ऐसे करके पूरे जो 50 क्वेश्चन है वो मैं 5 पार्ट में आपको लेकर आने वाली हूँ। और आपको जो है कितने पाँच पार्ट हो जाएंगे, ABCDE, है ना। तो ए वाला हो गया, आज हम बी वाला कर रहे हैं। उसके बाद में 3 और आएंगे और हर पार्ट में हम 10-10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लेकिन बहुत अच्छे से हम पढ़ेंगे, है ना। तो किन लोगों को इस वीडियो से फ़ायदा होने वाला है उस पर भी एक बार मैं बता देती हूँ कि अगर आप MPPSC के एस्पिरेंट है या फिर आप MP के किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपके सिलेबस में अगर MP रिलेटेड लाइंस लिखी हुई हैं, जैसे कि MP का जियोग्राफी, MP का पॉलिटी, MP का हिस्ट्री, MP का आर्ट एंड कल्चर, MP का ट्राइब्स और आपका कंप्यूटर, तो ये चीज़ें अगर आपके सिलेबस में लिखी हुई हैं तो बेशक ये क्लास जो है आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाली है। और दोस्तों, इससे आपको क्या फ़ायदा मिलेगा उसके लिए और चीज़ मैं बता देती हूँ। जैसे कि आपको आयोग का पैटर्न पता चलेगा, प्रश्नों का पैटर्न पता चलेगा, एक क्राइटेरिया आपको पता चलेगा। जब भी आप टॉपिक लेकर के उसको पढ़ने को बैठेंगे तो आपके माइंड में पहले से ये क्लियर होगा कि किस टॉपिक से मुझे किस तरह की चीज़ें पढ़ना रहेगी। उसको आप हाईलाइट करने में आपको क्या करे होगा, हेल्प मिलेगी, है ना। तो ये चीज़ें हैं जिसको आप ये पेपर देखने से आपको ये फ़ायदा होने वाला है ना। तो देखते रहिए और अंत तक ज़रूर देखिए इस वीडियो को, काफ़ी आपको चीज़ें सीखने को मिलेंगी। और अगर आज आप फर्स्ट टाइम ये चैनल देख रहे हैं तो मैं आप लोगों को बता दूं, इसके पहले हम लोगों ने MPPSC के द्वारा आयोजित प्रीलिम्स, जो कि आपकी सिविल सर्विसेज और फॉरेस्ट के लिए होती है एग्ज़ाम, तो उसके हमने लगभग 10 वर्षों के पेपर सॉल्व किए हुए हैं। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उसे भी देख सकते हैं। और फॉरेस्ट मेंस के भी हमने पेपर सॉल्व किए 2019 से 2024 तक के, तो आप वो पेपर भी वहाँ पर जा कर के देख सकते हैं। प्लस असिस्टेंट प्रोफेसर का अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको प्लेलिस्ट में देखने को मिलेंगे। और MP रिलेटेड कुछ टॉपिक्स भी आपको प्लेलिस्ट में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, और अगर आप महिला सुपरवाइज़र की तैयारी कर रहे हैं तो उससे जुड़े हुए भी वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। प्लीज़ दोस्तों, अगर आप न्यू हैं चैनल के ऊपर तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। इससे क्या होता है कि मुझे मोटिवेशन मिलता है और भी बेहतर आप लोगों के करने के लिए। लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। ये क्वेश्चंस हम पार्ट ए के अंतर्गत सॉल्व कर चुके हैं ना। अभी हम आज पार्ट बी करेंगे। पार्ट बी में हमारा क्वेश्चन नंबर 11 रहेगा। और क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा है, नहीं रहा है। क्या पूछा है, नहीं रहा है। तो हम यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है श्री प्रकाश चंद्र सेठी, गोविंद नारायण सिंह, श्री VC शुक्ला, श्री DP मिश्र। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, नहीं पूछा इसलिए क्या हो जाएगा, श्री VC शुक्ला जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं श्री प्रकाश चंद्र सेठी की, तो ये हमारे मध्य प्रदेश के 9th नंबर के क्या थे, CM रहे हैं। और अगर ऐसे नंबर की बात करें, ये व्यक्तिगत तौर पे जैसे कि कोई पहला फिर दूसरा फिर तीसरा, उस हिसाब से मैं बता रही हूँ। और ये कोई बीच बीच में 2 बार भी बने हुए, तो उस आधार पर अगर हम देखेंगे तो ये 11th नंबर के रहे हैं। और अगर व्यक्तिगत तौर पे देखेंगे तो 9th नंबर के हमारे CM रहे हैं। आपातकाल जब 1975 से 77 वाला जो टाइम पीरियड था, उस समय भी ये हमारे MP के क्या थे, CM रहे थे। प्लस योजना आयोग के फर्स्ट अध्यक्ष भी कौन रहे थे, प्रकाश चंद्र सेठी रहे थे। अगर हम बात करें प्रकाश चंद्र सेठी कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो इनका जो जिला है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो ये आपके जो झालर पाटन है ना, झालर पाटन, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ना, आपका राजस्थान है ना, राजस्थान से ये बिलोंग करते हैं। और ये जो है 2 बार अपने मध्य प्रदेश के CM बने हैं। फर्स्ट टाइम जो बने थे ये बने थे 29 जनवरी 1972 से 22 मार्च 1972 तक ये बने थे। उसके बाद में ये इनका प्रथम कार्यकाल था।
और द्वितीय कार्यकाल जो था इनका वो था आपका 23 मार्च 1972 से 22 दिसंबर 1975। तो ये द्वितीय कार्यकाल इनका रहा था, यानी कि 2 बार ये हमारे मध्य प्रदेश के सीएम बने थे। और एशियाई विकास बैंक में है ना, उसके अंदर ये गवर्नर नियुक्त हुए थे। ये फैक्ट भी आपको इनसे रिलेटेड याद रखना है। उसके बाद अगले जो लिखे हुए वो कौन है आपके, श्री गोविंद नारायण सिंह। तो गोविंद नारायण सिंह की अगर हम बात करें तो ये हमारे व्यक्तिगत तौर पे 6 नंबर के सीएम रहे हैं मध्य प्रदेश के, और अगर ऐसे क्रम अनुसार देखें तो 8 नंबर के सीएम रहे हैं। कहाँ से संबंधित है, तो सतना जिले से ही संबंधित है मध्य प्रदेश के। और आपके जो है बिहार के राज्यपाल भी ये रहे हैं गोविंद नारायण सिंह। और एक चीज़ और इनकी यहाँ पर आपको याद रखना है कि जब ये मध्य प्रदेश के सीएम बने थे तो इन्होंने इनके समय क्या हुआ था, संविदा का गठन किया गया था ना। संविदा का क्या किया गया था, गठन किया गया था। यानी कि क्या होता है, ये एक संयुक्त विधायक दल। तो मध्य प्रदेश में संयुक्त विधायक दल का गठन किन सीएम के कार्यकाल के दौरान किया गया, तो ये आपके गोविंद नारायण सिंह के कार्यकाल में ये किया गया। और ये इनका जो टाइम पीरियड था, उस टाइम पर जो सदन की नेता जो थी वो कौन थी, आपकी विजय राजे सिंधिया थी, है ना। एक ये फैक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको याद रखना है। विजय राजे सिंधिया सदन की नेता थी। और अवधेश प्रताप सिंह का नाम आपने सुना होगा, तो ये उन्हीं के पुत्र थे और बिहार के राज्यपाल रहे थे, ये मैंने आपको बता ही दिया है पहले ही, ठीक है। और इनका कार्यकाल जो था वो था आपका 30/7/1967 से 12 मार्च है ना 1969 के बीच में इनका कार्यकाल रहा है, ठीक है। तो ये था गोविंद नारायण सिंह के बारे में। उसके बाद हम डीपी मिश्र जी की बात कर लें तो ये हमारे 5th नंबर के व्यक्तिगत तौर पे सीएम रहे थे मध्य प्रदेश के। और अगर क्रमानुसार देखें तो ये 6 नंबर के सीएम रहे थे एमपी के। और इनको राजनीति का चाणक्य नाम से भी जाना जाता है। और लोकमत समाचार पत्र जो है इनके द्वारा उसका संपादन किया जाता था, है ना। लोकमत समाचार पत्र ये एग्जाम में आ भी चुका है ना। और राजनीति का चाणक्य ये भी याद रखना है। कहाँ से थे ये, तो ये यूपी से थे, है ना। यूपी में भी कहाँ से, उन्नाव से। उन्नाव आपको याद रखना है, यूपी के उन्नाव से इनका संबंध रहा है। और 2 बार ये क्या रहे हैं, मध्य प्रदेश के सीएम रहे हैं डीपी मिश्र जी, है ना। द्वारका प्रसाद मिश्र इनका पूरा नाम है ना, द्वारका प्रसाद मिश्र। और प्रथम कार्यकाल जो था इनका 30, कहाँ पे लिखूं, यहाँ पर 30/9/1963 से आपका 8/3/1967, है ना। ये फर्स्ट इनका कार्यकाल था। और सेकंड वाला जो था वो 9 मार्च 1967 से लेकर के 29 जुलाई 1967 तक का था, है ना। तो 2 बार ये भी मध्य प्रदेश के सीएम रहे थे द्वारका प्रसाद मिश्र जी। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विधानसभा द्वारा मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम कब पारित हुआ। तो विधानसभा द्वारा यहाँ पे ये अलग अलग जो है डेट यहाँ पे दी हुई है ना इस क्वेश्चन की। तो 29 दिसंबर 1993, 30 दिसंबर 1993, 31 दिसंबर 1993 या फिर 28 दिसंबर 1993। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 30 दिसंबर 1993 को क्या किया गया था, मध्य प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम जो है पारित किया गया था। अब बात कर लेते हैं इसको प्रस्तुत कब किया गया था मध्य प्रदेश विधानसभा भवन में। तो 29 दिसंबर 1993 को ये प्रस्तुत किया गया था। एक स्टूडेंट का कमेंट आया था इस क्वेश्चन को लेकर के। इसके पहले मैंने बहुत शॉर्ट में ये वाला पेपर सॉल्व करवाया हुआ था, बस आंसर हमने देखे थे। लेकिन इस बार जो मैं करवा रही हूँ थोड़ा डीप में करवा रही हूँ। तो वहाँ पर स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि इसका आंसर 29 दिसंबर 1993 होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि इसका आंसर जो होगा वो 30 दिसंबर 1993 होगा, क्योंकि इस टाइम पे इसको पारित किया गया था। क्वेश्चन में पूछा है पारित कब हुआ था, है ना। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। और प्रस्तुत करने की अगर बात आती है, यहाँ पर अगर प्रस्तुत लिखा होता तो आपका आंसर क्या हो जाता, 29 दिसंबर 1993। और लागू कब किया गया था, तो 31 दिसंबर 1993 को उसको लागू किया गया था। 25 जनवरी की डेट भी आपको याद रखना है। 93 नहीं, यहाँ पे 1994 याद रख लेना है, 3 नहीं 4, 1994 को इसको क्या किया गया था, लागू किया गया था। और अगर हम बात करें तो इस अधिनियम में जो है कितने चैप्टर है, तो 15 चैप्टर और 132 धाराएं इसके अंदर शामिल है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम कब पारित हुआ। यहाँ पर भी पूछा है पारित हुआ, कौन सा अधिनियम, अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, ठीक है। तो ये एसटी वर्ग के लोगों के साथ जो अत्याचार होते हैं ना समाज में, छुआछूत को लेकर और बहुत
बहुत सारी चीज़ों को लेकर तो उन चीज़ों को समाप्त करने के लिए ये अधिनियम लाया गया था। और इसके अंतर्गत अगर किसी के खिलाफ शिकायत दर्ज की जाती है तो उसको कठोर जो है दंड देने का प्रावधान इसके अंतर्गत किया गया है। और कब आया था ये, तो यहाँ पर इसको आयोग ने वैसे इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया, लेकिन फिर भी इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें मैं आपके लिए यहाँ लेकर आई हूँ। जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उससे रिलेटेड मैं आपके लिए कंटेंट यहाँ पर लेकर आई हूँ। तो 1989 की अगर हम बात करें तो भारत सरकार जो है हमारी, यानी कि हम अगर भारत की बात करें तो भारत में अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम कब पारित हुआ था, तो 1 जनवरी 1990 को ये पारित हुआ था भारत में। ठीक है, लेकिन हमारे क्वेश्चन में मध्य प्रदेश का पूछा हुआ था और ये जो डेट है ये कहीं भी मैच नहीं कर रही थी, इसलिए आयोग ने इसको डिलीट कर दिया था। लेकिन मैं यहाँ पे जो डेट आपको यहाँ बता रही हूँ तो ये मैं भारत के परिप्रेक्ष्य में बता रही हूँ कि भारत में अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1 जनवरी 1990 को क्या हुआ था, पारित हुआ था। और ये लागू कब हुआ था, तो 30 जनवरी 1990 को ये लागू हुआ था पूरे भारत में। और हम बात करें अगर यहाँ पर 1992 की, तो ये इस ईयर में क्या इंपॉर्टेंट था हमारे लिए, तो राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया था, है ना। इसमें 31 जनवरी 1992 को राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया था। और किस अधिनियम के तहत किया गया था, तो राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 की धारा नंबर 3 के अंतर्गत जो है हमारे राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया था। उसके बाद 1995 की बात करें, इस ईयर में क्या हुआ था, तो इसमें नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम लाया गया था। ठीक है, ये क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। दोस्तों क्लासेस कैसी लग रही है आपको, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और इस प्रकार की क्लासेस देखने के लिए अपने दोस्तों के साथ और आगे भी इस प्रकार की क्लासेस देखने के लिए इस चैनल पर बने रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है अपना 14th नंबर का, पीएम जनमन योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश की किन 3 जनजातियों को लक्षित किया गया है ना। 3 जनजातियां बोलिए। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे एमपी में कितनी ट्राइब्स हैं। तो एमपी में हमारे 46 ट्राइब्स है ना। तो उसमें से 46 में से आपके 3 जो है उनको हटा दिया गया है। तो देखें तो हमारे कितनी है 43, और 43 में भी आपकी कितनी 3 ट्राइब्स ऐसी हैं जिनको आपकी विशेष पिछड़ी जनजाति के अंतर्गत शामिल किया गया है ना। और वो 3 जनजाति कौन कौन सी है, तो बेगा, भारिया, शहरिया आपकी हो जाएगी ये 3 विशेष पिछड़ी जनजाति, इनको पीवीटीजी भी बोला जाता है ना। तो इस योजना के अंतर्गत इनको शामिल किया गया है ना। और अगर हम पीएम जनमन योजना का फुल फॉर्म देखें तो यहाँ पर हो जाएगा प्रधानमंत्री जनजातीय नागरिक महाअभियान, इसका फुल फॉर्म है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर बेगा, भारिया, शहरिया की लोकेशन की अगर हम बात करें तो मैं एमपी का मैप बनाकर आपको बता देती हूँ कि ये ट्राइब्स एमपी में कहाँ पर लोकेटेड है, जिससे आपकी यूनिट 10 का भी कुछ पार्ट जो है कवर होता चला जाएगा। फॉर एग्जांपल ये हमारा एमपी का मैप हो गया है। इसमें हम अगर बात करें तो यहाँ पर आपकी सहरिया है ना, श्योपुर खास करके है ना, यहाँ पे आपकी क्या हो जाएगी सहरिया। भारिया की बात करें तो भारिया आपकी यहाँ पे आ जाएगी पातालकोट में, जो कि कहाँ है, छिंदवाड़ा में है ना। बारा गाँव भी यहाँ का प्रसिद्ध है इस जनजाति के लिए। ये आपकी भारिया हो जाएगी। और बेगाज आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, कौन, बेगा। ठीक है, तो ये जनजाति की आपको लोकेशन मैंने बता दी है ना, बेगा, भारिया और शहरिया। तो ये 3 विशेष पिछड़ी जनजाति है हमारे मध्य प्रदेश की। और ये 3 जो जनजाति जिनको हटा दिया गया है ना जनजाति वाले ग्रुप से, तो वो कौन कौन सी थी, तो कीर, मीणा और एक थी पारधी। तो इन 3 जनजातियों को क्या कर दिया गया था, जनजातियों वाले ग्रुप से क्या कर दिया है, हटा दिया गया। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। 2015 की क्वेश्चन नंबर 15 है। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में न्यूनतम जनजाति जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। न्यूनतम जनजाति जनसंख्या पूछा है ना, जिला, और वो भी किसके अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार, और मध्य प्रदेश का पूछा है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं भिंड, मुरैना, डिंडोरी, टीकमगढ़। तो ऑप्शन नंबर ए भिंड हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्या जनसंख्या यहाँ की, 6131 जनजाति जनसंख्या। तो भिंड में सबसे कम देखने को मिलेगी। और सेकंड नंबर पे आपका दतिया, थर्ड आपका मुरैना, फोर्थ आपका मंदसौर और फिफ्थ आपका हो जाएगा शाहजहाँपुर, है ना। न्यूनतम वाला क्रम है ये आपको याद रखना। और अगर हम सर्वाधिक की बात करें तो सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या आपको कहाँ देखने को मिलेगी, तो धार, बड़वानी, झाबुआ, छिंदवाड़ा और पश्चिमी निमाड़, यहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगी। एक बार मैप में ये जिले जो हैं इनकी लोकेशन अगर आप ध्यान रख लेंगे ना तो काफ़ी हेल्प आपको मिलेगी, है ना। इसीलिए मैं आपको यहाँ पे मैप बना करके बता देती हूँ ताकि हमेशा के लिए चीज़ें आपको
याद हो जाए, है ना। ये हमारे मध्य प्रदेश का मैप हो गया। उसमें अगर हम बात करें भिंड, दतिया, मुरैना, मंदसौर और शाजापुर की, है ना, तो यहाँ पर अब अगर आप देखेंगे, है ना, ये वाला जो कोना है यहाँ पर, ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, भिंड हो जाएगा। फिर आपका दतिया है, तो दतिया आपका हो जाएगा इसके जस्ट नीचे इधर, है ना, यहाँ पे आप क्या देखेंगे, दतिया। फिर आपका मुरैना है, तो मुरैना आपको यहाँ देखने को मिलेगा, ये आपका हो जाएगा मुरैना। ठीक है, तो हमको ऐसे घूमना है, ऐसे ऊपर से नीचे आना है, फिर ऊपर जाना है। ठीक है, ये तो 3 यहाँ पे ये मिल जाएंगे। उसके बाद आपका मंदसौर और शाजापुर है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये तो नीमच हो जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, मंदसौर। और फिर है आपका शाजापुर, है ना, तो शाजापुर की लोकेशन आपको कुछ यहाँ पर देखने को मिलेगी, है ना, ये आपका हो जाएगा शाजापुर। तो ये 5 न्यूनतम जनजाति जनसंख्या वाले जिले मैंने आपको बताया। उसके बाद सर्वाधिक की बात कर लेते हैं, तो सर्वाधिक में आपको धार देखने को मिलेगा। इसको अपन अलग कलर से बना लेते, है ना, तो आप देखेंगे कि धार, तो धार कहाँ देखने को मिलेगा आपको, ये यहाँ पर, ये आपका धार हो जाएगा। उसके बाद आपके बड़वानी, है ना, धार के जस्ट नीचे अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर बड़वानी देखने को मिलेगा। और बड़वानी के बाद में झाबुआ, तो यहाँ पर आप देखेंगे झाबुआ होगा। और फिर छिंदवाड़ा, तो छिंदवाड़ा आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और पश्चिमी निमाड़। ठीक है, तो ये आपके ये वाले जो एरिया है इसमें आपको देखने को मिलेगा सर्वाधिक जो है आपकी जनजाति जनसंख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल ई गवर्नेंस योजना NEGP के तहत मिशन मोड परियोजना का संग्रह इस नाम से जाना जाता है ना। तो जो संग्रह है उस परियोजना का, मिशन मोड परियोजना का, वो किस नाम से जाना जाता है, तो उसको क्या बोला जाता है, सारांश। क्या बोला जाता है, सारांश इसको बोला जाता है। थोड़ा सा इस योजना के बारे में देख लेते हैं, है ना। तो इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 18 मई 2006 को। और हेडक्वार्टर की अगर हम इसके बात करें तो आपको न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। किस उद्देश्य से इस परियोजना को स्टार्ट किया गया था, इस योजना को स्टार्ट किया गया था, तो नागरिकों को सभी सरकारी सेवाएं जो होती है ना, ई गवर्नमेंट ई यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यम से क्या हो सके, उपलब्ध हो सके, इसलिए इस योजना को शुरू किया गया था। और अगर हम बात करें कि इस योजना का संचालन किस विभाग के द्वारा किया जाता है, तो आपका जो भारत सरकार का इलेक्ट्रॉनिकी विभाग है, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग है, प्रशासनिक विभाग, सुधार विभाग है और लोक शिकायत विभाग है। तो मुख्य रूप से इन सभी के द्वारा इसका संचालन किया जाता है। और अगर हम इसके CEO और प्रेसिडेंट की बात करें तो अभिषेक सिंह जी जो है इसके CEO हैं और ये एक IAS अधिकारी है। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश 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 का उपयोग मानकीकृत वेब पेजों को डिजाइन करने के लिए किया जाता है ताकि वेब सामग्री को किसी भी कंप्यूटर से पढ़ा और समझा जा सके। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, HTML यानी कि ऑप्शन नंबर A है ना, ऑप्शन नंबर A हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज हमारा आंसर हो जाएगा। और HTML क्या है, एक आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है ना, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है ये। और इसका यूज़ किस में किया जाता है, तो इसका यूज़ जो है वो वर्ल्ड वाइड वेब में किया जाता है, यानी कि www को W3 के नाम से भी जाना जाता है, ये चीज़ भी आपको याद रखना है। और इसकी जो स्थापना की गई थी, यानी कि स्टार्टिंग जिसके द्वारा इसकी की गई थी HTML की, तो वो टीम बर्नर्स-ली के द्वारा 1993 में की गई थी। और आगे अगर हम बात करें यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर की, URL जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है, तो इसको कब प्रारंभ किया गया था, तो 1994 में इसको प्रारंभ किया गया था। और इसको भी टीम बर्नर्स-ली के द्वारा और IETF के द्वारा जो है प्रारंभ किया गया था। और अगर हम हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल यानी कि HTTP की अगर बात करें तो इसको 1989 में से लेकर के 90 के बीच में आपके टीम बर्नर्स-ली के द्वारा और इनके ग्रुप के द्वारा प्रारंभ किया गया था। अगर हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है IoT क्या किसको बोलते हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स को बोलते हैं, जिसको किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था, तो केविन एस्टन के द्वारा 1999 में इसको प्रारंभ किया गया था। यहाँ पर मैंने IETF है ना लिखा हुआ है ना, ये इसका फुल फॉर्म क्या होता है, एक बार आप जरूर देख लें इसको, आपका ये हो जाएगा इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स, है ना, तो ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। तो किसने, टीम बर्नर्स-ली ने और क्या बोलते हैं इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स के द्वारा क्या किया गया था, URL को प्रारंभ किया गया था। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्नलिखित में से कौन सा एक सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म नहीं है, क्या पूछा है, नहीं है। तो यहाँ पर लिंक्डइन दे रखा है, रेडिट दे रखा है, इंस्टाग्राम और गूगल।
तो शुरू के जो 3 है ये सारे आपके क्या है, सोशल नेटवर्किंग साइट्स ही हैं। लिंक्डइन की अगर हम बात करें तो ये क्या है आपका एक प्रकार का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, ये भी है ना। व्यावसायिक सामाजिक अगर हम बात करें तो व्यवसाय सामाजिक आपका नेटवर्किंग साइट है ये। और इसकी स्थापना की अगर हम बात करें तो 28 दिसंबर 2002 को की गई थी। और इसको लॉन्च कब किया गया था, तो 5 मई 2003 को इसको लॉन्च किया गया था। रेडिट की अगर हम बात करें ना, रेडिट, तो इसकी अगर हम बात करें तो 5 जून 2005 को इसको स्टार्ट किया गया था और एक प्रकार का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है ये। और इंस्टाग्राम की बात करें तो इससे तो सभी लोग परिचित है। इसको कब प्रारंभ किया गया था, तो 6 अक्टूबर 2010 को। और अगर इसके अन्य नाम की बात हम करते हैं, अन्य नाम क्या है इसका, तो बर्बर नाम से भी इसको जाना जाता है। यानी कि प्रारंभ में इसका नाम क्या था, बर्बर था, जिसको परिवर्तित करके वर्तमान में क्या कर दिया गया, इंस्टाग्राम कर दिया गया है। और अगर हम गूगल की बात करें, जो कि हमारा क्वेश्चन का आंसर है, तो गूगल क्या है, एक प्रकार का सर्च इंजन है। और ये क्या है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट सर्च इंजन है। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। इसको 4 सितंबर 1998 को जो है स्थापित, यानी कि चालू, इसको आरंभ इसका किया गया था 4 सितंबर 1998 से। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यूनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। यूनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें निम्न प्रकार का यूजर इंटरफेस होता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। वॉइस आधारित इंटरफेस होता है, ग्राफिक यूजर इंटरफेस होता है, कमांड आधारित इंटरफेस होता है, या फिर टच आधारित इंटरफेस होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कमांड आधारित इंटरफेस ये होता है। और इसको कब विकसित किया गया था, तो 1960 में इसको विकसित किया गया था। ये एक प्रकार का बहु उपयोगकर्ता और मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये इसका बहुत बड़ा बेनिफिट है। और अब हमारा जो आंसर हो जाएगा वो कमांड आधारित इंटरफेस हो जाएगा। और अगर हम यूनिक्स की भाषा की अगर बात करें तो इसकी असेंबली लैंग्वेज इसकी होती है ना, तो ये ध्यान रखना है। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, IMPS विभिन्न ई कॉमर्स लेन देन के लिए व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली डिजिटल भुगतान पद्धति है। IMPS का फुल फॉर्म यहाँ पर उन्होंने पूछा है, क्या है ना। तो इंस्टेंट मनी पे आउट सर्विस, इंस्टेंट मनी प्रोसेसिंग सर्विस, इंस्टेंटेनियम मॉनेटरी पे आउट सर्विस, या इमीडिएट पेमेंट सर्विस। तो इसका जो फुल फॉर्म हो जाएगा IMPS का, वो क्या हो जाएगा, इमीडिएट पेमेंट सर्विस, है ना। I फॉर इमीडिएट, IM फॉर क्या हो जाएगा, इमीडिएट, और P फॉर पेमेंट, और S फॉर सर्विस हो जाएगा, है ना। तो IMPS इस प्रकार से ये हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर बात करें कि इसको कब प्रारंभ किया गया था, तो इसका जो प्रारंभ है आपके 22 नवंबर 2010 से किया गया था। और किसके द्वारा, तो NPCI के द्वारा, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा इसको प्रारंभ किया गया था। और इसका जो यूज़ है हम किसके थ्रू, मोबाइल, इंटरनेट और ATM, इन सभी से क्या कर सकते थे, हम इसका यूज़ करके पेमेंट को भेज सकते थे, ठीक है। और अगर हम स्टार्टिंग में बात करें तो 2010 में 4 बैंकों को इसके अंदर शामिल किया गया था। SBI यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, और ICICI बैंक। तो इन चारों बैंकों को क्या किया था, स्टार्टिंग में इसमें शामिल किया गया था। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के 10 क्वेश्चन जो कि हमने पार्ट बी के अंतर्गत किए। और कैसी लगी आपको क्लास, प्लीज़ छोटा सा प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा आने वाले वीडियोस में मैं और भी बेहतर आप लोगों की लिए करने के लिए मोटिवेट हो पाऊंगी। और अगर आप आज फर्स्ट टाइम ये चैनल देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। सी यू इन दी नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।